गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो बेसिकली बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब यहाँ पर दो तीन बातों को ध्यान में आपको रखना है। जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि जब आप मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी स्लाइट डिफरेंसेस हैं। जो मेन एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसे हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, या इसका पूरा नाम होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब होता क्या है पहले ये समझिए। हमारे पास दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें केवल एक एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। इसका नाम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तीन एंजाइम्स होते हैं। ये तीन एंजाइम कौन है मेन इम्पॉर्टेंट? आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 3। अब इसमें क्या होता है ये समझिए। जैसा मैंने कहा आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आरएनए पॉलीमरेज एक सिंगल होता है। यही सारी तरह के आरएनए को सिंथेसाइज करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? राइबोसोमल आरएनए। जबकि आपका जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मैसेंजर आरएनए एंड स्नूप आरएनए। ये दो आरएनए होते हैं जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आरएनए पॉलीमरेज 2। जबकि जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है दैट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए। तो अलग अलग आरएनए को फॉर्म करने के लिए जो आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है यूकैरियोट में, उसके लिए अलग अलग एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब होता क्या है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किस तरीके से था, क्योंकि देखो इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें मैंने आपको समझाया है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन आउट ऑफ द 2 strands ऑफ द डीएनए ओनली ऑन 1 strand the transcription take place and that strand is called as template strand, जो कि 3' to 5' होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, तो आपको मालूम है कि मैकेनिज्म में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि डीएनए के अंदर कहीं पे भी यदि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो उसमें उस जो डीएनए का जो रीजन है जहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उस रीजन में 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, और वो है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड टर्मिनेशन रीजन। अब यहाँ पर एक बात समझिए, जो आपका प्रमोटर रीजन है, तो प्रमोटर रीजन मैंने आपको बताया था, जो प्रमोटर रीजन होता है उसको हम टाटा बॉक्स भी कहते हैं। टाटा बॉक्स क्योंकि वहाँ पे थाइमीन एंड एडेनिन की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है,
इस कारण से हम उसे टाटा बॉक्स कहते हैं। अब जो प्रोमोटर रीजन होता है वो वहाँ से इनिशिएशन होता है। तो ये जो टाटा बॉक्स है यहाँ से इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा, यहाँ से इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब इनिशिएशन जो होता है, अब देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि दो तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा वो कैसे होता है पहले ये समझिए। जैसे मान लीजिए आपके पास दो तरह के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, तो जो इनिशिएशन स्टेप है, पहला स्टेप इनिशिएशन, उसमें प्रोकैरियोट के साथ सिग्मा फैक्टर एक होता है जो अटैच होगा, और सिग्मा फैक्टर जो होता है दैट प्रोवाइड ए प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, विच इज़ कंसिडर एज द मेन एंजाइम इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो सिग्मा फैक्टर होता है जो प्लेस प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, ताकि आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो सके और उसके बाद आरएनए का स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज हो सके, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये समझना है कि ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए है, मान लीजिए ये 3' है, ये 5' है, तो इस पे जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, और ये 5' 3' होंगे। अब मान लीजिए कि ये वो रीजन है जो हम कह रहे हैं प्रोमोटर रीजन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा वहाँ पर इन तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है, प्रोमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेशन रीजन। तो जैसे मान लीजिए ये प्रोमोटर रीजन है, ये क्या है, प्रोमोटर रीजन। So this region will be providing place for the sigma factor to attach on the DNA strand, और यहाँ पे क्या होता है, यदि यही यूकैरियोट होता तो इसकी सिग्मा फैक्टर की जगह पे यहाँ पे इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ इनिशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए। तो जो प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर रीजन पे क्या होता है, सिग्मा फैक्टर, और ये सिग्मा फैक्टर जो होता है दैट विल बी प्रोवाइडिंग, और यदि यूकैरियोटिक होता तो इनिशिएटिंग फैक्टर होता, दिस विल बी प्रोवाइडिंग पहले अटैच होगा, फिर प्रोवाइडिंग ए प्लेस for attachment of RNA polymerase enzyme। ये क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, RNA polymerase enzyme को अटैच करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करता है। आ रहा है समझ में आपको। अब क्या होगा, जैसे ये सिग्मा फैक्टर लगेगा, ये जो आपका डीएनए का स्ट्रैंड है जहाँ पर सिग्मा फैक्टर लगा वो वहाँ से थोड़ा सा खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, अब मान लीजिए मैं इस वाले को 3', इस वाले को 5', तो ये 5' और ये 3', तो ये आपका 3' से टू 5' एंड है। तो इस वाले स्ट्रैंड को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। और आपको मालूम है कि ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होता है, जो जिसका डायरेक्शन होता है 3 to 5। अब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्रमोटर रीजन था, तो यहाँ पे ये सिग्मा फैक्टर अटैच हुआ यदि प्रोकैरियोट होता तो, और यदि यूकैरियोट है तो यहाँ पे इनिशिएटिंग फैक्टर्स अटैच होंगे। अब ये जो आपका सिग्मा फैक्टर है, इट विल बी प्रोवाइडिंग ए प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, और यह आरएनए पॉलीमरेज जो होगा, ठीक है, इट विल स्टार्ट अटैचिंग द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड वन आफ्टर द अनदर।
इससे क्या होगा, आपका आरएनए सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगा, जो हमेशा 5' to 3' में होता है। अब ये बढ़ते बढ़ते ऐसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। और मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये पहुँचा, तो यहाँ पर ये एक स्ट्रैंड ऐसे आ गया, ये 5' और ये बनते चला जा रहा है। तो वन आफ्टर द अनदर द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स विल बी अटैच विथ ईच अदर। क्योंकि मान लीजिए जैसे यहाँ पर था, तो जैसे मान लीजिए ये AT है, तो ये T यहाँ पे A होगा, ये G है तो यहाँ पे C होगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स आपको मैंने पहले ही बता रखा है, जो अटैच होते हैं उससे दोनों स्ट्रैंड आपस में अटैच होते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर C है, तो जो RNA के स्ट्रैंड बनेगा वहाँ ग्वाइनिन फॉर्म होगा, ठीक है। और इस तरीके से RNA का स्ट्रैंड आगे चलता जाएगा। ये सिग्मा फैक्टर यदि प्रोकैरियोट है तो सिग्मा फैक्टर आगे बढ़ते जाएगा, और ये जो हेलिक्स है ये खुलते जाएगा धीरे धीरे, और जिधर से ये आगे बढ़ गया तो इस साइड से ये क्लोज होता चला जाएगा। तो जिस साइड में RNA सिंथेसाइज हो गया वो क्लोज होता चला जाएगा, और ये जैसे जैसे आगे आपका सिग्मा फैक्टर आगे प्रोसीड करेगा प्रोकैरियोट के अंदर, वैसे वैसे ये हेलिक्स खुलते जाएगा और आपका RNA का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो प्रोसीड करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि इसके बाद क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका मान लीजिए ये 3' है तो ये 5' होगा, ये 5' है तो ये 3' होगा। ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो इस पे ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था। मान लीजिए ये सिग्मा फैक्टर है और यहीं पे RNA पॉलीमरेज अटैच है, तो ये एक इस तरीके का RNA सिंथेसाइज कर रहा है, और ये RNA पे जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री, वो एक दूसरे के बाद अटैच हो रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये वाला रीजन टर्मिनेशन रीजन है। ये क्या है? टर्मिनेशन रीजन, ठीक है। तो यदि ये टर्मिनेशन रीजन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये सिग्मा फैक्टर टर्मिनेशन रीजन पे आएगा, ठीक है, तो प्रोकैरियोट के अंदर एक रो फैक्टर होता है। क्या होता है? रो फैक्टर, ठीक है। तो ये रो फैक्टर मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए एक रो फैक्टर होता है। तो ये रो फैक्टर, और यदि यही यूकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट है तो रो फैक्टर है, यदि यही यूकैरियोट होता है यहाँ, तो वहाँ पर टर्मिनेटिंग फैक्टर्स होते हैं, बस और कुछ फर्क नहीं है, टर्मिनेटिंग फैक्टर होते हैं। तो ये रो फैक्टर जैसे ही सिग्मा फैक्टर के कांटेक्ट में आएगा तो रो फैक्टर जो है वो रिलीज़ कर देगा आपका सिग्मा फैक्टर को, जिससे जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है वो भी रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो RNA बना हुआ था, ये RNA बनकर रिलीज हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये वाला आपका प्रमोटर रीजन था, ये टर्मिनेशन रीजन है। तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए कंप्लीट RNA। ये जो RNA आपका बना, ये बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से RNA का सिंथेसिस होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स होते हैं? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनमें जो RNA बनता है वो एक्टिवेटेड होता है, फंक्शनल होता है। लेकिन यदि वो यूकैरियोटिक सेल का RNA है, तो जो RNA बनता है कॉमनली वो नॉन फंक्शनल होता है। कॉमनली क्या होता है? वो नॉन फंक्शनल होता है। और इसको यदि आपको फंक्शनल बनाना है तो इसके लिए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाना ज़रूरी है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो केवल यूकैरियोट के अंदर होता है, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता है। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन इसलिए होता है क्योंकि जो आपका नॉन फंक्शनल आरएनए है उसको फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि ये यूकैरियोटिक था और यहाँ पे ये आरएनए पॉलीमरेज 2 था, आरएनए पॉलीमरेज 2, तो आपको मालूम है ये जो बना है ये मैसेंजर आरएनए है। ठीक है। तो नॉन फंक्शनल मैसेंजर आरएनए आपका सिंथेसाइज हुआ है, इसे हम हेट्रोजिनस, इसे हम क्या हेट्रोजिनस आरएनए कहते हैं और उसे हम एचएनआरएनए के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका एचएनआरएनए बन गया। अब ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, जो आरएनए हमारा सिंथेसाइज हुआ उसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों रीजन होते हैं। तो मान लीजिए ये एक्सियन है और ये इंट्रियन है, ऐसे ये एक्सियन है, ये भी एक्सियन है मान लीजिए। तो जो एक्सियन होता है वो कोडिंग रीजन होता है, वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, कोडिंग रीजन होता है और ये इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। जबकि इंट्रियंस जो होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स। तो इसको रिमूव करना ज़रूरी है। जब ये रिमूव हो जाएंगे तो सारे केवल एक्सियन बच जाएंगे, तो मतलब कोडिंग रीजन बच जाएंगे। इसका मतलब है कि वो एक फंक्शनल आरएनए बन गया आपका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे देखिए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस के थ्रू हम जाते हैं और ये वो प्रोसेस है जिससे जो ये नॉन फंक्शनल मैसेंजर आरएनए है या हेट्रोजिनस आरएनए, इसे हम फंक्शनल आरएनए में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा आरएनए है, ये 5' है, ये 3' है, ये एक्सियन हो गया, ये इंट्रियन हो गया, ये आपका एक्सियन है और मान लीजिए ये भी एक्सियन है। तो स्नूप आरएनए जो है वो यहाँ पे इस एंड पे अटैच होगा और उसके बाद इस वाले एंड पे अटैच होगा। ठीक है, इस वाले एंड पे और इस वाले एंड पे। उसके बाद क्या होगा, ये एक दूसरे के नज़दीक आने लगेंगे। तो जो हमारा आरएनए है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये मान लीजिए 5' है, ये एक्सियन है, तो ये वाला रीजन ऐसे आ जाएगा। स्नूप आरएनए जो है वो ऐसे आ जाएगा। ये कौन सा है, ये स्नूप आरएनए है हमारा। ये आपका एक्सियन हो गया एक, ये आपका दूसरा एक्सियन हो गया, ये एक्सियन हो गया, ये एक्सियन, ये 3' हो गया। अब जो ये आपका इंट्रियन रीजन है, इसको यहाँ से और यहाँ से जो स्नूप आरएनए है वो कट कर देगा। इसे कट करते ही यहाँ पर ये इंट्रियन रिमूव हो जाएगा। ये इंट्रियन जो है ये रिमूव हो जाएगा और स्नूप आरएनए निकल जाएगा। और इस वाले एक्सियन का जो ये वाला एंड है और इस वाले एक्सियन का जो ये वाला एंड है वो स्टिकी होने के कारण आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका आरएनए बना यहाँ पर, ये 5', ये 3', तो ये एक्सियन, ये भी एक्सियन और ये वाला भी एक्सियन रीजन। तो ये रिमूव होते ही केवल आपके पास एक्सियन बच गया। तो जब केवल एक्सियन बच जाएगा, इसका मतलब है कि ये एक फंक्शनल मैसेंजर आरएनए बन गया। ठीक है। अब ये फंक्शनल आरएनए बन गया, यही आरएनए आपके ट्रांसलेशन में वर्क करेगा। तो ट्रांसलेशन में वर्क करेगा, उसके लिए 2 प्रोसेस ज़रूरी है। वन इज़ कॉल्ड एज कैपिंग एंड अनदर इज़ कॉल्ड एज टेलिंग। वन इज़ कॉल्ड एज कैपिंग एंड अनदर इज़ कॉल्ड एज व्हाट, टेलिंग। तो ये जो 2 प्रोसेस हैं, इन 2 प्रोसेस को कैसे करते हैं समझिए। जो कैपिंग है वो हमेशा 5' एंड पे होता है। और कैपिंग में क्या होता है, जो आपका 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन है, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन, ये इसको अटैच किया जाता है 5' पे। इससे क्या होगा
इनिशिएटिंग कोडोन डेवलप होने में मदद हो जाएगा, क्योंकि जब ट्रांसलेशन होगा उसके लिए स्टार्ट करने के लिए इनिशिएटिंग कोडोन्स की ज़रूरत होती है, और इनिशिएटिंग कोडोन को फॉर्म करने के लिए कैपिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें हम 7 मिथाइल गुआनोसिन को अटैच करते हैं। ठीक है, जबकि जो 3' एंड है वहाँ पे मैंने कहा कि टेलिंग होता है। टेलिंग में क्या करते हैं, जो पॉली एडेनिन है उसको ऐड करते हैं, मतलब खूब सारे एडेनिन जो होंगे वो यहाँ अटैच हो जाएंगे, क्योंकि जो एडेनिन होता है वो टर्मिनेटिंग कोडोन को डेवलप करने में मदद करता है। टर्मिनेटिंग कोडोन को क्या करने में मदद करता है, टर्मिनेटिंग कोडोन को डेवलप करने में मदद करता है। तो इस तरीके से ये कैपिंग और टेलिंग भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है नाउ इट इज़ रेडी फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। नाउ इट इज़ रेडी फॉर व्हाट, ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो जब प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो ट्रांसलेशन होता है। तो जो मैसेंजर आरएनए आपका सिंथेसाइज हुआ ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, यदि वो यूकैरियोटिक है तो उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से जाना होगा, और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में हम उसे फंक्शनल आरएनए बनाते हैं, और बनाने के बाद कैपिंग और टेलिंग प्रोसेस करते हैं, सो दैट द transcript which has been developed here or functional RNA which has formed here can easily undergo translation process। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताया कि जैसे ये यूकैरियोटिक है और जो प्रोटीन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से सिंथेसाइज होता है वो नॉन फंक्शनल होता है और उसे हम हेट्रोजिनस आरएनए कहते हैं। इसे एक और नाम से हम जानते हैं जिसे कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो ये इसके नाम है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई यदि पूछे कि हेट्रोजिनस आरएनए क्या होता है, नॉन फंक्शनल आरएनए क्या होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है, तो ये सब एक ही का नाम है, और वो है वो आरएनए जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर फॉर्म हुआ है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, एंड दिस विल गो अंडर ए प्रोसेस कॉल्ड एज ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ये चीज़ होता है आपका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में। सो दिस वे द होल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, और तब जाकर जो आरएनए होता है दैट गेट रेडी फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से स्टार्ट होता है, कैसे रन करता है, क्योंकि जो आपका इलॉन्गेशन प्रोसेस था उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स से अटैच होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं वो अटैच होते हैं और एक दूसरे से अटैच होते हैं वो बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड दे फॉर्म ए स्ट्रैंड। जैसे मान लीजिए इलॉन्गेशन जब हो रहा था, मान लीजिए ये डीएनए का स्ट्रैंड है जो खुला, और इस पे यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ जी है, सी है, ये टी है। तो आपको मालूम है कि जो आरएनए बन रहा होता है तो उसमें थाइमीन की जगह पे यूरेसिल होता है, तो एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, यूरेसिल। यूरेसिल के साथ ये मान लीजिए यूरेसिल जुड़ गया। इसके बाद जो ग्वाइनोसिन होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होता है। ग्वाइनोसिन है, साइटोसिन, यहाँ पे भी ग्वाइनोसिन है, साइटोसिन, थाइमीन है, एडेनिन। तो ये आरएनए इस तरीके से बन गया, और जैसे जैसे ये बनते जाएगा इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, ये अलग होते जाएगा। जैसे मैंने आपको इस वाले पे दिखाया भी था कि किस तरीके से जैसे जैसे ये सिग्मा फैक्टर आगे बढ़ रहा था, ये आरएनए सिंथेसाइज हो रहा था और नीचे की तरफ आ रहा था। तो इस तरीके से जाकर पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस होता है वो रन करता है। ठीक है बेटा, तो इसे थोड़ा सा समझिए और इसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू।